प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सागली, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा, भारतीय कला की इस ई व्याख्यान श्रृंखला में हम प्रत्येक नए ई लेक्चर में नए अध्यायों के साथ में नए टॉपिक के साथ में बात कर रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमें आज एन एस बेंद्रे के बारे में, जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो भारतीय चित्रकला में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले श्री नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में 21 अगस्त 1910 में हुआ। नारी पुरुष के दैनिक जीवन एवं नारी सौंदर्य को इन्होंने अपनी कला का मुख्य विषय बनाया। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात 1933 में आगरा विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और स्नातक उपाधि प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने इंदौर आकर राजकीय कला महाविद्यालय के प्रसिद्ध चित्रकार डी देवलालीकर से कला प्रशिक्षण प्राप्त किया, विशेष रूप से दृश्य चित्रण, जिसमें हर की पौड़ी, हरिद्वार, बनारस घाट आदि प्रमुख चित्र हैं। सन 1934 में मुंबई से कला का डिप्लोमा प्राप्त किया। इनकी कलात्मक शैली को बेंद्रे शैली भी कहा जाता है। इनकी कला में सत्यम शिवम सुंदरम का सुंदर समन्वय हमें देखने को मिलता है। बेंद्रे ने विभिन्न कला संस्थानों से विभिन्न कला माध्यमों की शिक्षा का गहन अध्ययन किया। अपने जीवन के लगभग 16 वर्ष इन्होंने बड़ौदा में रहकर कला को पढ़ाने का काम किया, कला का अध्ययन अध्यापन किया। बेंद्रे की कला का मुख्य आधार जो था वो भारतीय लघु चित्रण परंपरा था, जिसमें राजस्थानी एवं मुगल लघु चित्रण शैली प्रमुख है। इसके अतिरिक्त चीनी, जापानी और बंगाल कला शैली से भी वे खासा प्रभावित रहे। सन 1947-48 में विश्व के कई देशों के भ्रमण के पश्चात उनकी कला में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मुंबई की गलियों में घूमने वाले लोग इनकी कलाकृतियों के लिए मॉडल के रूप में विशेष दिखाई देते हैं। उनकी भावभंगिमाएं, आचार विचारों, कार्य आदि उनके चित्रों का उन्होंने सजीवता एवं गहनता से अध्ययन किया। बेंद्रे ने सभी कला माध्यमों में कार्य किया, जैसे तेल रंग, जल रंग, पेस्टल आदि प्रमुख है। सन 1956 में बनाया उनका चित्र सौराष्ट्र के बरवाड़ एक ग्रामीण विषय है, जिसमें ज्यामितीय रूपाकार है। सूरजमुखी के फूल, कंधे पर बच्चा, श्रृंगार, लकड़ी का गट्ठर उठाते फूल बेचने वाली, लकड़ी काटने वाले युवती, ज्येष्ठ की दोपहर आदि चित्रों में उनके आधुनिकता की झलक देखने को मिलती है। किंतु इन चित्रों में भारतीयता का पुट छाया रहता है। मानवाकृतियों के अंकन के साथ साथ पशु पक्षियों के अंकन में बेंद्रे ने अपनी कला प्रतिभा का परिचय दिया, जिसमें गाय और बछड़ा, तोता और चमेलियन आदि प्रमुख है। पुरुषाकृतियों में राजस्थान का ग्रामीण, काठियावाड़ का ग्रामीण आदि चित्रों में संपूर्ण भारतीयता की छाप दिखाई देती है। इनके चित्रों के सम्मान स्वरूप बेंद्रे को 1941 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ। सन 1984 में इन्हें कालिदास सम्मान व शांति निकेतन का प्रतिष्ठित पुरस्कार अबन गबन पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनके चित्र आज भी देश विदेश के निजी संग्रहालयों और राजकीय संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं। भारतीय कला के सूत्रधार कलाकारों में से एन.एस. बेंद्रे का देहांत 19 फरवरी 1992 को मुंबई में हुआ।
किंतु कला जगत में उनका योगदान हमेशा भारतीय कला को सुशोभित करता रहेगा। ये हमारा एन.एस. बेंद्रे जो कलाकार थे, इनका वर्क, इनका काम भी आप लोग देख रहे हैं। ये रिपी पॉइंटिज्म, जिसको आधुनिक कला की एक कलात्मक पद्धति मानी जाती है, उस रिपी पॉइंटिज्म को उन्होंने काम किया। और रिपी पॉइंटिज्म मतलब बिंदुवाद, बिंदु छोटे छोटे विभिन्न रंगों के छोटे छोटे बिंदुओं को एक ही रंग के, जैसे डार्क शेड देना है किसी कृति में, तो ब्लू कलर के या कोई पर्शियन ब्लू कलर के कोई डॉट डॉट लगा के डार्क शेड, और उसमें ही उसी आकृति में अगर लाइट शेड देना है तो क्रीम कलर के छोटे छोटे डॉट के साथ में उसको आत्मसात करना। इस टाइप से कुछ पेच वर्क, इस टाइप से कुछ वर्क किया है इन्होंने, जो आप चित्रों में देख रहे हैं। तो ये ऐसा हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा आधुनिक भारतीय चित्रकार में के हेबर, कांटीगेरी कृष्ण हेबर प्रमुख चित्रकार हैं। इनका जन्म जो है वो कर्नाटक के एक छोटे से गांव कांटीगेरी में 15 जून 1912 में हुआ। बचपन से ही इन्हें कई कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ा, जिसका प्रभाव इनके मन पर और कला पर गहरा प्रभाव पड़ा। मैट्रिक तक पढ़ने के बाद हेबर ने राजेंद्र तकनीकी स्कूल में विधिवत कला की शिक्षा प्राप्त की। इसके साथ साथ राजस्थानी चित्रशैलियों एवं मुगल चित्रशैलियों का भी गहनता से अध्ययन किया। हेबर किसी एक शैली अथवा वाद में कार्य करने से परहेज करते थे। कलाकार बनने की प्रेरणा में राजा रवि वर्मा के चित्रों को देखा और उनसे प्रभावित हुए। हेबर की कला में विश्व के विभिन्न कला आंदोलनों, वादों तथा सिद्धांतों से जुड़े रहे, किंतु अभिव्यक्ति के स्तर पर भारतीय संस्कृति एवं परंपरा को आत्मसात किया। हेबर की कला में आकृतियों का परिशीलन एवं अमूर्तन देखने को मिलता है। इनकी आकृतियों में शांति, आनंद, मानवीय संवेदना तथा ऊर्जा का समन्वय देखने को मिलता है। अर्थात इनके चित्र मानवीय संवेदनाओं के परिचायक है। के हेबर ने अपने कलात्मक गुणों को और अधिक परिष्कृत करने के लिए अजंता, एलोरा, कार्ली आदि गुफाओं के चित्रों का अध्ययन किया। हेबर भारतीय लोक कला एवं संस्कृति व चिंतन के कलाकार थे। इन्हें लोक कला एवं आधुनिक कला का सेतु भी माना जाता है। हेबर पाश्चात्य कलाकारों से भी प्रभावित रहे, किंतु उनके चित्रों में विषय एवं वातावरण ही देखने को हमें मिलता है। तो प्रिय इसमें देखने को मिलता है उनके चित्रों के प्रमुख, ये जो आप पेंटिंग्स की जो स्लाइड देख रहे हैं, इन स्लाइड्स को भी आप अगर अंतर्मन से अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको इन कलाकारों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। आप इनकी कला शैली के इनके रंगांकन करने की पद्धति से लेकर आप इनको अच्छे तरीके से देखें, सुने, समझे, तो आपको निश्चित रूप से ये जो मैं बोल रहा हूँ कि इस कलाकार की ये विशेषता है, इस कलाकार की ये विशेषता है, तो आप इन पेंटिंग्स के माध्यम से भी आगे भी आप अगर चित्रकला के क्षेत्र में अध्ययन करते हैं तो ये पेंटिंग्स आपके लिए जीवन भर आपको याद करने वाली रहेगी। आपको पेंटिंग देखते से ही आपको कलाकार की विशेषता, कलाकार के रंगांकन पद्धति, कलाकार की प्रमुख सारी विशेषताओं को आपको देखने में आएगा, समझ में आएगा। तो आप इन पेंटिंग्स को देखें, बार बार इन लेक्चर्स को देखें, तो आपको निश्चित रूप से ये पेंटिंग्स के डिस्क्रिप्शन से ही पेंटिंग को देखने के कारण भी आपको और अच्छे तरीके से इनको समझ में आएगा। तो अब हम के हेबर की बात कर रहे हैं। तो इनके चित्रों के प्रमुख विषय शहर गांव में साधारण कार्य करने वाले मजदूर, मेहनतकश लोग ही रहे हैं, जिनके उदाहरण हैं इमारत बनाने वाले मजदूर, पेंटिंग है इनकी, किसान, मछुआरे, फल बेचने वाले आदि चित्र हैं। इसके अतिरिक्त इनके चित्रों के प्रमुख विषय प्रवाह, पर्वत धारा, श्रद्धा, अज्ञात की ओर, संगीत, मुर्गों की लड़ाई,
माँ बेटी, पनघट, यमुना पर, विवाह उत्सव आदि हैं। हेबर ने अपने चित्रों में लाल, गहरा भूरा, नीला आदि रंगों की तानों का प्रमुखता से प्रयोग किया है। छाया प्रकाश संयोजन से मुक्त उनके चित्र आकर्षक हैं। धीरे धीरे इनके चित्रों में रंगांकन एवं रेखांकन सहज और सरल होता गया है। उनकी कला में रंगों व आकारों पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। हेबर की कला को सम्मान स्वरूप कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें सन 1941 में कलकत्ता ललित कला अकादमी द्वारा स्वर्ण पदक, 1947 में मुंबई आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त इन्हें भारत सरकार द्वारा भी सम्मानित किया गया। आधुनिक कला के एक प्रतिष्ठित कला संग्रहालय में साधु नामक कृति को इनके पर्याप्त प्रसिद्धि मिली और इस चित्र को बहुत लोगों ने सराहा। इस चित्र के प्रदर्शन के पश्चात इन्हें एशिया की महान कला परंपरा का संवाहक माना गया और आधुनिक कला के इस महान कलाकार की मृत्यु 26 मार्च 1996 को हुई। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके सिलेबस में लिखा है कि भारत के प्रमुख कलाकार, तो उसमें ये जो इन कलाकारों पर जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो भी इन कलाकारों को सेलेक्टेड कलाकारों को जो बता रहा हूँ, तो ये कलाकारों ने अपनी भारतीय कला परंपरा से प्रेरणा लेकर नए नए कला आयामों को विश्व पटल पर स्थापित किया और विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते रहे। तो मैं ऐसा आपको समझाना चाहता हूँ कि इन कलाकारों की जीवनी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, इनके चित्रों में इन्होंने कैसे रंगों का प्रयोग किया, आप इनको देखें, समझें, इनको प्रैक्टिकली भी आत्मसात करें कि ये कलर इन्होंने ऐसा यहाँ लगाया है तो उस कलर को बैलेंस करने के लिए दूसरा कलर उनको बैलेंस करने के लिए उन्होंने कहाँ उसका प्रयोग किया है। तो आप इनको देखें, इनको एक चार्ट बना ले। पहले मैंने बताया था कि इनको एक चार्ट बना ले, जैसे कोई कलाकार है तो उसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, इन्होंने प्रदर्शनियाँ कहाँ कहाँ लगाई और इनको किन कलाकारों ने प्रभावित किया, इनके कला को किस कलाकार की कला ने प्रभावित किया, उसको किसने राजस्थानी मुगल चित्र शैली, कांगड़ा शैली, पहाड़ी शैली, इसको आत्मसात किया। तो आप इनको थोड़ा सा देखें, समझे, सुने और आपको इन लेक्चर्स को मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जो एक बार कभी कभार क्या होता है कि जो शब्द निकल जाते हैं तो वो कभी कहीं लिखे नहीं होते, किसी सर मैडम ने जो भी पढ़ाया है तो कभी कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसी लाइन या निकल जाती है, वाक्य निकल जाता है जिसका विद्यार्थियों के जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आप कंसंट्रेट रहे इन लेक्चर्स में कि और आपको कंसंट्रेट होना चाहिए, इन पेंटिंग्स को देखना चाहिए, इनके प्रिंट लेकर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। और मैंने आपको पहले ही लेक्चर्स में आपको मैंने कह रखा है कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कोई बात नहीं, मैं आपको जो भी आपकी क्वेरीज है, किस प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझसे शेयर करें। मैं और नए तरीके से और नए प्रभाव के साथ में मैं इनको बनाने का प्रयास करूँगा और आपको समझ में आना चाहिए। और मेरा महत्वपूर्ण उद्देश्य आपको मैं और बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो असाइनमेंट दिए हैं उन असाइनमेंट को आप निश्चित रूप से पूरा करें। सारा मटेरियल आपके पास में है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सारा थियोरेटिकली मैटर आपके पास है। ये यूट्यूब के जो ये ई लेक्चर्स है वो आपके पास में है, तो आपको आपकी प्रैक्टिकल फाइल जिसको सबमिशन वर्क बोलते हैं उसको निश्चित रूप से तैयार करें। स्केचिंग 100 से 150 के बीच में स्केचिंग चाहिए, लाइव स्टडी पेंसिल शेडिंग के साथ में ऊपर से लेकर पैरों तक की लाइव स्केचिंग शेडिंग आपको जमा करानी है, फाइल जमा करानी है। तो अब बहुत समय पास में है, आपको इन चीज़ों के प्रति, दीपावली भी निकल गई है, इन चीज़ों के प्रति आपको आत्मसात होना चाहिए और आपको निश्चित रूप से इन व्याख्यानों में और आपकी सबमिशन फाइल
मैं वापस कह रहा हूँ सबमिशन फाइल से जुड़ा रहना चाहिए। आशा करता हूँ आप कर रहे होंगे। इसी आशा के साथ में धन्यवाद।